हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया, सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे, सुप्रीम कोर्ट का जज कोई कैसे बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या ताकत है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों और विस्तार से जानेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है और ये बहुत ही ज़्यादा, और आम लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानना जरूरी है कि ये सुप्रीम कोर्ट हम लोग को क्या क्या पावर दे सकता है, हम लोग कौन कौन सा केस इसमें जा कर के लड़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ को ये सुलझाता है, ये सब के बारे में सब कुछ आज हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कौन से आर्टिकल में है दोस्तों, कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124 में। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 124 में है। 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट तो भारत की राजधानी दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट के पहले जज का नाम क्या था दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के पहले जज का नाम था दोस्तों एच.जे. कानिया। ठीक है, हरिलाल कानिया। और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में अभी जज कौन है दोस्तों? 2022 में अभी कौन है? ये डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़ अभी भारत के वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अगर टोटल जजों की संख्या की बात की जाए दोस्तों कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या कितनी है, तो टोटल 31 जज हैं दोस्तों। देखिए 30 जज और एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो जिसको बोलते हैं कि मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको एक जो होता है। टोटल कितने जज हो गए? 31 हो गए। ठीक है, टोटल जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में कितनी होती है? 31। यह भी बहुत बार पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या कितनी होती है और मुख्य न्यायाधीश इसमें कितने होते हैं। तो टोटल जजों की संख्या होती है 31 और उसमें से एक होते हैं कौन दोस्तों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश और 30 होते हैं अन्य जज। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत का ये दिल्ली में है। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे दोस्तों? प्रथम एच.जे. कानिया, बहुत बार पूछा गया है। और अभी वर्तमान में कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। अब आइए दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का जज, क्योंकि आर्टिकल 24 में किसकी चर्चा है? सुप्रीम कोर्ट के जज की चर्चा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की जज बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए दोस्तों, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए सबसे पहले तो ऐसा होना चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए वो व्यक्ति। ठीक है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का जज को उठा के ले जाके हम लोग सुप्रीम कोर्ट को बना देंगे, फैसला दे देगा कि पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है, कभी हमला नहीं करता है। ये सब के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की जज बनने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए कि दोस्तों आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का जज अगर आपको बनना है तो हाई कोर्ट में 5 साल जज होना जरूरी है दोस्तों। हाई कोर्ट में मतलब उच्च न्यायालय हर एक जिला में। भारत में टोटल हाई कोर्टों की संख्या 25 है दोस्तों। अगर भारत में पूछी जाए कि हाई कोर्ट कितनी है, हाई कोर्ट इसको बोलते हैं उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, तो 25 है दोस्तों। 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। टोटल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25 है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का आपको जज बनना है तो उसके लिए दूसरी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए दोस्तों? हाई कोर्ट में आपको 5 साल जज होना पड़ेगा। ठीक है, 5 साल जज होने चाहिए, या तो फिर 10 साल वकालत करने होगी आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में 5 साल जज या फिर 10 साल वकालत। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। हाई कोर्ट में देखिए 5 ईयर्स हाई कोर्ट जज होने चाहिए आप, या फिर 10 ईयर्स हाई कोर्ट के वकील होने चाहिए। आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको कानून का बहुत अच्छा जानकार होना चाहिए दोस्तों। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको कानून का बहुत अच्छा जानकार होना चाहिए, और राष्ट्रपति के नज़र में आप बहुत अच्छे जानकार होने चाहिए कानून का, राष्ट्रपति के नज़र में। ठीक है, और जब ये कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति ही निर्वाचन करता है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के नज़र में आप बहुत अच्छे कानून के जानकार होने चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त करने से पहले सबसे पहले सलाह किसकी लेती है दोस्तों? तो सलाह लेती है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेते हैं
भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं कि ये जो जज है या ये जो वकील है जो हाईकोर्ट में 5 साल जज रहा है या 10 साल वकील रहा है, ये कैसा है, इसको बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया चाहिए। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेगा कि हाँ बहुत अच्छा है, ये कानून का इसको बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत नॉलेज है, ये बहुत बेहतरीन आदमी है, बेहतरीन इसको कानून का नॉलेज है। तब आपको फिर आपको वहाँ पे बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है। और वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। लेकिन इससे पहले वो सलाह किससे लेते हैं, चीफ जस्टिस से लेते हैं कि आपको कानून का अच्छा जानकारी है, सब आप हाईकोर्ट के सब जजों को जानते हैं, कौन सा अच्छा जानकार है, किसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताएगा इस जज को अच्छा नॉलेज है, इस वकील को अच्छा नॉलेज है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज वो नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है दोस्तों, उसको कौन बनाते हैं, चीफ जस्टिस। तो 30 में ही एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो वो भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, ठीक है, वो भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। और चीफ जस्टिस किस में चुना जाता है दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस में से चुना जाता है, तो ये जो 30 जज होते हैं इसी में से एक को चुना जाता है। और उसको चुना जाता है जिसको देखिए जो सबसे अच्छा है दोस्तों, ठीक है, उससे पहले सलाह लिया जाता है कोलोजियम से, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनने से पहले सलाह लिया जाता है कोलोजियम से। आप बोलेंगे सर कोलोजियम किसको कहते हैं, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजों में से जो 5 वरिष्ठ जज होते हैं दोस्तों, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, उसी को बोलते हैं कोलोजियम, 5 वरिष्ठ जजों को। तो वही 5 वरिष्ठ जज बताएंगे कि किसको, राष्ट्रपति को, कि देखिए ये जो जज है ये बहुत अच्छा जानकार है कानून का, ठीक है। तो उससे सलाह कि किसको चुना जाए, तो वो सब सलाह देंगे कि हाँ ये पार्टिकुलर व्यक्ति को चुना जाए, ये विशेष आदमी को चुना जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने के लिए। तो वो फिर उसको चुन लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यह आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले क्या चीज़, अगर सिर्फ आपको हाईकोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का जज बनना है तो फिर आपको क्या होना चाहिए, अच्छा जानकार होना चाहिए कानून का, राष्ट्रपति के नज़र में कि राष्ट्रपति को जानना चाहिए कि अच्छा जानकार है। तो उससे सलाह किससे लेंगे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे, ठीक है। तो आपको चुन लिया जाएगा। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुनना है, भारत के मुख्य न्यायाधीश चुनना है, तो किससे सलाह लेंगे, राष्ट्रपति कोलोजियम से सलाह लेंगे। और कोलोजियम किसको बोलते हैं, 5 वरिष्ठ जजों को बोलते हैं, 5 सीनियर जजों को बोला जाता है, 5 सीनियर जजों के ग्रुप को बोला जाता है कोलोजियम। ये वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि ये विशेष आदमी, ये खास आदमी, ये बहुत अच्छा जानकार है, ठीक है, ये जज बहुत बढ़िया है। तो उस जज को भारत का मुख्य न्यायाधीश घोषित कर दिया जाता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया है, वो सलाह किससे लेते हैं, कोलोजियम से लेते हैं। 5 सीनियर जज को कोलोजियम कहते हैं, जो कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुनने में मदद करते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। अब देखिए ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको हटाया कैसे जाएगा दोस्तों, तो इसको भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा ही हटा जाएगा, ठीक है। पहले एक लोकसभा में बिल पारित किया जाएगा, फिर वो राज्यसभा में किया जाएगा, उसके बाद ही वो उसको हटाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे इसके लिए महाभियोग का शब्द प्रयोग नहीं होगा, हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया का यहाँ शब्द होगा, ठीक है। महाभियोग केवल इम्पीचमेंट, ठीक है, महाभियोग को बोला जाता है इम्पीचमेंट। महाभियोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है, बाद बाकी किसी के लिए महाभियोग प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसी प्रक्रिया होगी, महाभियोग जैसी प्रक्रिया होगी, ठीक है। इसमें भी लोकसभा से पारित कराना होता है, राज्यसभा से पारित कराना होता है, तब किसी जज को आप हटा सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये अभी तक किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को नहीं हटाया गया दोस्तों, ठीक है। अभी तक किसी भी मुख्य न्यायाधीश पर, चीफ जस्टिस पर महाभियोग नहीं लगा है, ठीक है। एक बार महाभियोग लगा था दोस्तों, लेकिन क्या उनको हटाया जा सका, नहीं हटाया जा सका, क्योंकि दोनों सदन में वो पारित नहीं हो सका। उनका नाम था रामास्वामी, ठीक है। इन पर महाभियोग लगा था, लेकिन क्या ये इनको हटाया गया था, नहीं हटाया गया था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है, ये क्वेश्चन कि बताइए आज तक भारत में कौन से ऐसे जज पर महाभियोग लगाया गया है, तो एक ही जज पर लगाया गया है, रामास्वामी। लेकिन क्या इनको हटाया गया था, नहीं हटाया गया था, इनको हटाया नहीं गया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। महाभियोग हटाया, जैसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा इनको हटाया जा सकता है। देखिए अब यहाँ लिखे हैं दोस्तों रिटायर। सुप्रीम कोर्ट के जज कितने वर्षों में रिटायर होते हैं, कितने साल के हो जाते हैं तब रिटायर होते हैं। रिटायर को बोलते हैं सेवानिवृत्ति, ये भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो 65 वर्ष की आयु में ये क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। 65 वर्ष की आयु में क्या हो जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का रिटायर होने का कोई
समय सीमा नहीं है दोस्तों, 90 साल में भी वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये रिटायर के बाद किसी न्यायालय में वकालत करना चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का जज बन के अगर रिटायर हो जाता है तो फिर वो कोई भी न्यायालय, उच्च न्यायालय, कोई भी कोर्ट का वो केस चुनाव या फिर वो वकालत नहीं कर सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको अपना त्यागपत्र सौंपेंगे दोस्तों? तो अपना त्यागपत्र सौंपेंगे ये राष्ट्रपति को, ठीक है। या तो जितने भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जितने भी जज हैं वो किसको अपना त्यागपत्र सौंपेंगे? राष्ट्रपति को सौंपेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों इसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, कैसे इनको चुना जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन चुनता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन चुनता है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कौन किससे सलाह लेता है आपको पता चल गया होगा। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज आपको बनना है तो कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए राष्ट्रपति के नज़र में, ठीक है। और राष्ट्रपति चुनने से पहले किसकी सलाह लेंगे? तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेंगे, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेंगे। उसके बाद अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनना है तो वो भी चुनने का काम राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो किसकी सलाह लेते हैं? कोलेजियम की सलाह लेते हैं। और कोलेजियम कौन होते हैं? 5 सीनियर जजों के ग्रुप को कोलेजियम कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति उनको शपथ दिलवाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलवाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो वो भी राष्ट्रपति को देंगे। इनको कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों? महाभियोग द्वारा, प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। ऐसे ही नहीं हटा देंगे, किसी को नियुक्ति देके ऐसे ही हटा दिए। संसद में आपको बिल पारित कराना होगा, संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। अभी तक कितने जजों को ऐसे हटाया गया है दोस्तों? कोई भी जजों को हटाया नहीं गया है, लेकिन महाभियोग लगा था सिर्फ एक जज पर, रामास्वामी पर, लेकिन उनको हटाया नहीं गया था। यह आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। टोटल कितने जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? टोटल 31 जज होते हैं, 30 अन्य जज होते हैं और एक होता है चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। ये समझ में आ गया दोस्तों। अब आते हैं, देखिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है, ठीक है। 25 क्या कहता है दोस्तों? इसमें जजों के वेतन की चर्चा है, कितना पैसा मिलेगा जजों को, ठीक है। वकील तो पूरा धुन के पैसा कमाता है दोस्तों, लेकिन जजों की फिक्स सैलरी है, ठीक है। वकील तो जिससे चाहे पूरा पैसा लिया, इतना केस लड़ने के लिए लेंगे, करोड़ों रुपया कोई लेता है, जो बड़े बड़े वकील होते हैं। लेकिन जजों की वेतन दोस्तों क्या है? निश्चित है, ठीक है। एक फिक्स्ड, उनको संचित नीति द्वारा वेतन दिया जाता है। आप बोलिएगा कि ये संचित नीति क्या होता है? तो संचित नीति ये होता है कि जजों के वेतन में कोई भी कटौती नहीं होती दोस्तों। काहे कितना भी इमरजेंसी हो जाए, जज की वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। इतने ऊंचे पद पर बैठा है, उसके वेतन में कटौती तो नहीं हो सकती, या तो फिर राष्ट्रपति के वेतन में भी कोई भी कटौती नहीं होती। तो अनुच्छेद 25 में किसकी चर्चा है? जजों के वेतन की चर्चा है। देखिए, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं दोस्तों, चीफ जस्टिस, उसको कितना वेतन है? 2,80,000 उसको वेतन मिलता है। और अन्य जज जो भी हैं, एक के अलावा जो 30 गो जज हैं, उन लोगों को कितना मिलता है? 2.5 लाख रुपया मिलता है। मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000, 2.5 लाख रुपया। तो ये एक अनुच्छेद 25 आपको समझ में आ गया होगा, जजों की वेतन की चर्चा है। देखिए, अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया है? देखिए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहने का मतलब, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, अगर किसी भी कारण से अनुपस्थित है दोस्तों, तो इन 30 में से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ये 30 में से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया जाएगा। और इसको नियुक्त कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही करेंगे। आपको समझ में आ गया ना दोस्तों। ये अनुच्छेद 126 में किसकी चर्चा है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी स्थिति में अगर अनुपस्थित है तो उसके जगह पे अन्य 30 जजों में से किसी को एक मुख्य न्यायाधीश घोषित कर दिया जाएगा और उसको सब पावर दिया जाएगा जो एक मुख्य न्यायाधीश को होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अनुच्छेद 126। अब देखिए 127 में किसकी चर्चा है दोस्तों? एड हॉक की चर्चा है, मतलब तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है। एड हॉक की चर्चा, ये भी बहुत बार पूछा गया, एड हॉक जज क्या होता है। देखिए, अगर यहाँ पे तो 30 जज होना जरूरी है मुख्य सुप्रीम कोर्ट में। अगर जजों की संख्या किसी भी कारण से कम हो जाती है दोस्तों, ठीक है, जजों की संख्या किसी भी कारण से कम हो जाती है, 30 से कम हो जाती है, तो यहाँ जो हाई कोर्ट है, जो 25 गो हाई कोर्ट है, इसमें से जितने भी जज हैं, ठीक है, उनको टेम्पररी बुलाया जाएगा वहाँ पे जज के रूप में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये 127 अनुच्छेद 127 में क्या कहता है दोस्तों? एड हॉक की चर्चा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या किसी भी कारण से कमी हो जाती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये जो 25
उच्च न्यायालय है, 25 हाईकोर्ट है, इन जजों में से किसी को भी बुलाया जाएगा और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कमी होने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किससे सिफारिश करेंगे? राष्ट्रपति से। कि ये जो हाईकोर्ट में 25 जज बैठे हुए हैं, टोटल भारत में 28 राज्य है लेकिन हाईकोर्ट टोटल 25 ही है दोस्तों, ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किससे सलाह मशवरा करेंगे? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति जी देखिए ना थोड़ा सा कमी हो गया है, कहीं पे आप इसका उपाय करिए, ठीक है, कहीं से बुलाइए ये लोग को, तो राष्ट्रपति बोलेंगे हाँ ये तो हाईकोर्ट में पढ़ ले, ये लोग को ले आते हैं, तो यही लोग को लेते आएंगे, ठीक है। और ये जज को जो भी बुलाएंगे, हाईकोर्ट के जज को जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा, उनको शक्ति कैसा रहेगा दोस्तों? वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान शक्ति उन लोग को मिलेगा, ठीक है। जो पावर सुप्रीम कोर्ट का जज का है वही पावर एडहॉक जज का भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडहॉक जज आपको समझ में आ गया होगा। किसके सिफारिश करते हैं? ये चीफ जस्टिस करते हैं राष्ट्रपति के, कि यहाँ पे खाली हो गया है जगह, तो इसके जगह को आप पूरा करवा दीजिए, तो यहीं से बुला करके ले जाएंगे। 25 में से मान लीजिए 4 को कमी हो गए तो 4 को जज को लेते आएंगे, ठीक है। यह आपको अनुच्छेद 127 समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 128 क्या कहता है दोस्तों? देखिए अगर यहाँ पे 25 जो हाईकोर्ट है यहाँ पे तो 25 जजों का होना जरूरी है, लेकिन यहीं पे अगर कमी हो गया है तो किसको उठा के ले आएगा? पहले से यहाँ कमी है तो फिर उठा के किसको ले आएगा? तो इसी की चर्चा है 128 में, अनुच्छेद 128 में, कि अगर एडहॉक जजों की ही संख्या कमी है दोस्तों तो फिर किसको बुलाया जाएगा? अगर एडहॉक जज उपलब्धि नहीं है तो फिर किसको बनाया जाएगा? तो वो तो जो खाली जगह सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है उसको तो भरना ही पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ 25 गो हाईकोर्ट में से 25 गो जज ही मौजूद नहीं है, मान लीजिए 20 गो है, तो किसको पकड़ के लाएगा? एक तो कम, ऊपर से और कम हो जाएगा, तो सब तो खेला गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बोलते हैं कि तंगी में आटा गीला, उसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रिटायर जज होंगे वो लोग को एडहॉक जज बनाया जाएगा। जो रिटायर होंगे 65 साल के घर में अपना आराम से रह रहे हैं, उन लोग को पकड़ के ले जाएंगे, चलो जी चलो तुम लोग सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएंगे फिर से। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे रिटायर जजों को बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है। 128 में ये समझ में आ गया। 128 129 में क्या कहा गया दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय। ये सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय उच्च सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय क्या है दोस्तों? देखिए ये कुछ नहीं है, इसमें कहा गया है कि कहीं भी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दिया है, ठीक है, कुछ भी कोई भी विषय में, कोई भी कानून में, किसी भी केस में अगर फैसला चुना चुका है तो जो उतने भी छोटे कोर्ट हैं, ठीक है, छोटे न्यायालय हैं, तो उसका एग्जाम्पल दे करके फैसला सुना सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो इस गलती का इस सज़ा दे दिया था इतना जल्दी, तो ये भी उस हिसाब से सज़ा दे सकता है। अगर उस पर कोई आपत्ति करता है तो वो बता देगा कि सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा पहले ही दे चुका है, तो आप यहाँ पे कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय कहने का मतलब है अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस में फैसला सुना चुका है तो उसको फैसला के मद्देनजर रखते हुए कोई भी फैसला सुना सकता है ताकि फैसला जल्दी हो जाए। तो ये 29 समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 130 क्या कहता है दोस्तों? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थान की चर्चा है दोस्तों, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की, देखिए सुप्रीम कोर्ट, भारत इतना बड़ा देश है और सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का ब्रांच खोलने की चर्चा है दोस्तों, ठीक है, कि कहीं पे और जैसे साउथ इंडिया वाला देखते हैं कि केरल तमिलनाडु कितना नीचे है, तो अगर ये सब को भी अगर जल्दी से जल्दी फैसला सुनाना तो वो सब के लिए कोई ब्रांच खोल दिया। मान लीजिए हैदराबाद में एक ब्रांच खोला गया था, जम्मू कश्मीर बहुत ऊपर है तो वहाँ पर एक ब्रांच खोला गया था कि उसका प्रेशर को कम करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया बात? सुप्रीम कोर्ट का स्थान ब्रांच की चर्चा है। इसके लिए कहाँ पे? जम्मू कश्मीर और हैदराबाद में ब्रांच खोला गया था, किसके कहने पर? राष्ट्रपति के कहने पर। फिर बाद में इसको बंद कर दिया गया, ठीक है, कि भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय रहेगा, कोई ब्रांच नहीं रहेगा, और वो भी दिल्ली में। लेकिन वो भी खोल देने से सही रहता दोस्तों, ठीक है, कि जजों की जितनी भी यहाँ पे प्रेशर है वो कम रहता। एक केस का फैसला वहाँ सुनने में दोस्तों कितना साल लग जाता है? 25 साल 50 साल। किसी का तो केस सॉल्व भी नहीं होता है, आदमी बुढ़ा के मर भी जाता है। जवानी में केस हुआ, बुढ़ा के मर गया, उसके बाद 20 साल के बाद आ रहा है कि हाँ जी आपका नंबर आया, तो कौन लड़ने जाएगा? तो इसलिए ये ब्रांच खोलना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन अभी ऐसा कोई ब्रांच है नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई अदर ब्रांच है नहीं, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 31 में क्या कहा गया दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की चर्चा है, मूल अधिकार की चर्चा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट किसको केस को लड़ेगी, कौन कौन से केस को लड़ेगी दोस्तों, उसकी चर्चा है, ठीक है। कौन कौन से केस को लड़ेगी उसकी चर्चा है, उसका क्या क्या अधिकार है उसकी। तो ये छोटे मोटे केस नहीं लड़ती है दोस्तों, बड़े बड़े जो केस लड़ती है उसकी चर्चा है इसमें। अनुच्छेद 131 में बड़े बड़े केस हो, जैसे कि केंद्र और राज्य में कुछ विवाद है, ममता बनर्जी और मोदी जी में एकदम पटरी नहीं खाता है, उन लोग में कुछ विवाद हो गया तो ममता बनर्जी मोदी जी को कुछ बोलेंगे, मोदी जी कुछ सुनेंगे ही नहीं, तो वो ममता बनर्जी कहाँ जा सकती है,
सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कि देखिए तो ये तो प्रधानमंत्री मेरी बात ही कोई सुन नहीं रहे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में ये अगर कॉन्ट्राडिक्ट है दोस्तों, लड़ाई झगड़ा है, तो उसको कौन सुलझाएगा? ये अनुच्छेद 31 के तहत सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। अगर राज्य में विवाद है तो उसको भी कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में जाएगा तो अपना जो स्टेट का हाई कोर्ट है तो अपना ही हिसाब से उसको फैसला दे देगा। तो दो राज्यों के बीच में भी अगर विवाद है तो कहाँ जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जिसे मान के चलिए, देखिए कावेरी जल विवाद और कृष्णा जल विवाद किसके बीच में है? देखिए कृष्णा जल विवाद है दोस्तों कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में। तो क्या ये आपस में सुलझाएंगे? इसकी अभी केस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि इसका पानी आधा रखेगा कौन, ज़्यादा रखेगा कौन। कावेरी जल विवाद चल रहा है दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, तो ये भी विवाद दो राज्यों के बीच में है, तो इसको भी कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। ठीक है। अगर दोस्तों देखिए यहाँ पे और एक है दोस्तों, केंद्र राज्य और अन्य राज्य, मतलब देखिए जो केंद्र में किसी एक पार्टी की सरकार है और उसी की पार्टी की कोई अलग राज्य में चर्चा है, उसी की पार्टी की अलग राज्य में सरकार है। ठीक है। जैसे बीजेपी के केंद्र में भी सरकार है, यूपी में है और भी बहुत सारे राज्य में उसकी सरकार है, और ममता बनर्जी की अलग सरकार है। ठीक है। तो कोई कानून जैसे वहाँ पे बिल पारित हो गया तो एक राज्य एक्सेप्ट कर लिया, जो उसी का पार्टी का है वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये बहुत अच्छा कानून है। ठीक है। और दूसरा राज्य जो उसके सरकार का नहीं है तो वो विरोध करेगा। तो उस हिसाब से भी अगर कोई केंद्र सरकार और उसके सहयोगी राज्य और अन्य राज्यों में भी अगर लड़ाई झगड़ा है तो उसको भी कौन सुलझाएगा दोस्तों? तो ये सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार या मूल अधिकार की चर्चा किसमें है? 131 में। इसमें बड़े बड़े मुद्दे सुलझाए जाएंगे। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है दोस्तों, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का विवाद भी कहाँ सुलझाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसकी चर्चा है दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 70 में। ठीक है। ये याद रखिएगा, इसमें सुलझाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसकी चर्चा है कहाँ पे? अनुच्छेद 70 में, आर्टिकल 70 में। यह अनुच्छेद 132 में क्या कहा गया दोस्तों, अगर हाईकोर्ट अगर कुछ फैसला सुना चुका है दोस्तों जिससे आप सहमत नहीं है तो आप उसका अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सुना दिया फैसला तो वो सर्वोपरि होगा, वहाँ पे और कोई काट नहीं सकता है, वो आखिरी पड़ाव है दोस्तों। ठीक है। तो अनुच्छेद 32 में कुछ नहीं कहा गया कि अगर हाईकोर्ट के अगर आप फैसले से आप संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 41 क्या कहा गया है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होगा और सभी के लिए बाध्य होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दे दिया कि आपको फांसी होगा तो होगा ही। सुप्रीम कोर्ट आपको बाइज्जत बरी कर दिया तो फिर और कोई भी आपको सजा नहीं दे सकता है। मतलब यहाँ पे अनुच्छेद 141 में देखिए, इसके बाद बहुत सारे हैं लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही आप जानिए, वही सब फायदा है। अनुच्छेद 141 में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होगा या सभी पर बाध्य होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर एक बार फैसला दे दिया तो फिर आपको कोई माँ बाप नहीं है, आपको मानना ही पड़ेगा। अगर वो आपको दोषी ठहरा दिया तो आप दोषी हैं, अगर निर्दोष ठहरा दिया तो वो निर्दोष हैं। काहे आप कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी क्यों ना हो दोस्तों, बड़े बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी क्यों ना हो, तो अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ फैसला दे देता है तो फिर उसको कोई भी काट नहीं सकता है। ठीक है। तो ये आपको 141 समझ में आ गया होगा। अब देखिए अनुच्छेद 143 क्या कहता है दोस्तों, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सलाह मांग सकते हैं किसी भी मुद्दे पर। ठीक है। लेकिन वो बाध्य नहीं होगा। मान के चलिए देश में कुछ मुद्दा हो गया, ये राम मंदिर का मुद्दा था, जो भी बड़े बड़े मुद्दे थे दोस्तों, उस कंडीशन में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं कि इसके लिए क्या कानून बनाना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट उसमें उसकी मदद कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर वो नहीं करना चाहे तो वो ऐसा ज़बरदस्ती उससे मनवा भी नहीं सकता है कि आप हमको मदद करबे करिए। ठीक है। वो मदद करने के लिए कोई बाध्य नहीं है। किसी भी मुद्दे पर सलाह लेने के लिए वो चाहे तो अपने मर्जी से सलाह दे सकता है। ठीक है। कि हाँ इसको करिए, लेकिन वो सलाह देने के लिए अगर मर्जी उसका नहीं है सुप्रीम कोर्ट का तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये कहा गया अनुच्छेद 143 में। तो ये थी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण जानकारी, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको दोस्तों जानकारी समझ में आ गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे नियुक्त किया जाता है, इसको कौन नियुक्त करता है, चीफ जस्टिस को कौन नियुक्त करता है, शपथ कौन दिलाता है, इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर कब होते हैं, वेतन कितना है, एडहॉक जज क्या होता है, ये सब के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा दोस्तों। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मैंने आपको क्लियर करा दिया है। थैंक यू दोस्तों।